हेलो एवरीवन। हमारे चैनल स्टडी बाय ट्रिक पे आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में संविधान सभा और अंतरिम गवर्नमेंट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे और इसको हम लोग माइंड मैप की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस आपके कवर्ड हो जाएंगे। इससे ज़्यादा किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग संविधान सभा का जो गठन है और उसके कार्य है उसकी बात करते हैं। तो जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो जुलाई 1946 में हुए थे, और ये किस मिशन के तहत हुए थे? तो ये कैबिनेट मिशन के तहत करवाए गए थे ये चुनाव 1946 जुलाई में। इसके जो सदस्य जो चुने गए थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा चुने गए थे। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि जो सदस्य जो संख्या का आधार जो था कि कितने सदस्य कितनी जनसंख्या पर होंगे, तो इसका आधार जो था एक प्रतिनिधि प्रति 10 लाख जनसंख्या पे चुने जाने थे। नेक्स्ट है कि इस चुनाव में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो टोटल सदस्यों की संख्या 389 सीटों के लिए चुनाव करवाए गए थे। उनमें से 292 प्रांतीय विधानसभाओं से यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज से चुने जाने थे। 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से चुने जाने थे, और 93 जो थे वो देशी रियासतों से चुने जाने थे। तो चुनाव का परिणाम क्या आया? तो चुनाव का परिणाम ये आया कि 296 सीटों में से 296 मतलब 292 जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुने जाने थे, और 4 जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के द्वारा चुने जाने थे, यानी कि टोटल 296 सीटों में से कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, और जो अदर्स जो थे उनको 15 सीटें मिली। तो ये रहा चुनाव का रिजल्ट। इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन कैसे क्या हुआ, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार करने के बाद लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम गवर्नमेंट के गठन के लिए निमंत्रण दिया था। तो लॉर्ड वेवेल ने, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, उनको अंतरिम गवर्नमेंट के गठन के लिए आमंत्रण दिया था। तो 2 सितंबर 1946 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके नेतृत्व में अंतरिम गवर्नमेंट का गठन हो गया था। तो अंतरिम गवर्नमेंट का जो गठन था वो कब हुआ था? वो हुआ था 2 सितंबर 1946 को, और उसके किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। शुरुआत में यह कांग्रेस के नेतृत्व वाली गवर्नमेंट थी। नेहरू ने 12 सदस्यीय कैबिनेट के साथ शपथ ली थी। तो नेहरू जो थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कैबिनेट के जो साथ जो शपथ ली थी वो कितने सदस्यों की कैबिनेट थी? तो ये 12 सदस्यों की कैबिनेट थी। वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन थे और नेहरू उपाध्यक्ष थे। तो एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल जो थी उसके चेयरमैन कौन थे? तो उसके चेयरमैन थे वायसराय, और उसके जो वाइस चेयरमैन जो थे, उपाध्यक्ष जो थे, वो नेहरू, उनको चुना गया था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड वेवेल के बहुत कहने पर मुस्लिम लीग अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए सहमत हो गई थी। शुरुआत में अंतरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी, लेकिन लॉर्ड वेवेल के बहुत कहने के बाद मुस्लिम लीग गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए सहमत हुई, और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल हुए थे। तो मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल हुए थे? तो ये 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और कब हुए थे शामिल? तो 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम गवर्नमेंट में वो शामिल हुए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम लीग जो शामिल हुई अंतरिम गवर्नमेंट में, उसका उद्देश्य क्या था? तो जो मुस्लिम लीग का उद्देश्य था वो अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल होने का, उसका जो उद्देश्य था वो सहयोगी नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ाने का स्वार्थ इनका था। इसीलिए इन्होंने अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल हुए थे ये लोग। तो लीग ने एक विभाजनकारी दृष्टिकोण अपनाया और अनौपचारिक कैबिनेट बैठकों में भाग लेने से इनकार कर दिया। तो हालांकि मुस्लिम लीग ने अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल हुए थे ये लोग, लेकिन कैबिनेट बैठकों में भाग लेने से इन्होंने इनकार कर दिया, अपना विभाजनकारी दृष्टिकोण अपनाते हुए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लीग के सदस्यों के शामिल होने के कारण 3 कांग्रेस के सदस्य सैयद अली जाहिर, शरत चंद्र बोस और सर सफात अहमद खान, इन तीनों को हटना पड़ा था। तो लीग के जो 5 सदस्य शामिल हुए थे अंतरिम गवर्नमेंट में, उसके चलते 3 कांग्रेस के सदस्य सैयद अली जाहिर, शरत चंद्र बोस और सर सफात अहमद खान, इन तीनों को अंतरिम गवर्नमेंट से हटना पड़ा था। सो ये बात आप याद रखना कि ये 3 सदस्य जो थे
कांग्रेस के इनको हटना पड़ा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अंतरिम सरकार के सदस्यों और उनके संबंधित विभागों का हम लोग देखते हैं कि किनको क्या विभाग दिया गया था, क्या डिपार्टमेंट अलॉट किया गया था। तो अगर हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले या कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष का ये जो विभाग था या जो ये पद था ये दिया गया था। सरदार पटेल को कौन सा विभाग दिया गया था? तो सरदार पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण, देशी रियासत या राज्य विभाग दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या विभाग मिला था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य तथा कृषि विभाग मिला था। आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन का डिपार्टमेंट दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा का मंत्रालय जो था, रक्षा मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई थी। डॉक्टर जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति या उद्योग और आपूर्ति का विभाग डिपार्टमेंट दिया गया था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला का डिपार्टमेंट दिया गया था। जगजीवन राम को लेबर डिपार्टमेंट दिया गया था। CH भाभा को कार्य, खान तथा ऊर्जा का विभाग दिया गया था। तो ये विभागों का जो वितरण है इनको आप सही से एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे जो 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल हुए थे, उनके विभागों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो लियाकत अली खान को, जो कि मुस्लिम लीग के सदस्य थे, उनको वित्त विभाग दिया गया था। आई चुंदरीकर को वाणिज्य का विभाग दिया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि का विभाग यानी कि विधि डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट दिया गया था। गजनफर अली खान को स्वास्थ्य का विभाग दिया गया था और अब्दुल रब निस्तर को डाक एवं वायु या संचार का विभाग इनको दिया गया था। इसमें से लियाकत अली खान का जो विभाग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, और जोगेंद्र नाथ मंडल का, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। हालांकि आप ये सारी जो मुस्लिम लीग के नेता हैं उनको कौन सा विभाग दिया गया था उनको आप अच्छे से याद कर लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में बनते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं इससे संबंधित, अंतरिम सरकार से संबंधित। तो लियाकत अली खान ने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में कुछ प्रतिबंध लगाए थे जो अन्य मिनिस्ट्री के प्रभावी कामकाज में भी रुकावट डालते थे। तो लियाकत अली खान जो मुस्लिम लीग के नेता थे, इनको फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया था, फाइनेंस मिनिस्टर का डिपार्टमेंट इनको दिया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाए जो अन्य जो मिनिस्ट्री थी उसके कामकाज में भी रुकावट डालते थे। नया बजट प्रस्तुत करते समय जो लियाकत अली खान थे, इन्होंने उद्योगपतियों और व्यापारियों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि BR अम्बेडकर और अबुल कलाम आजाद जो थे वो अंतरिम गवर्नमेंट के सदस्य नहीं थे। तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि BR अम्बेडकर और अबुल कलाम आजाद अंतरिम गवर्नमेंट में सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि संविधान सभा के कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको हम लोग टाइमलाइन के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहला जो टाइमलाइन हम लोग ये देखते हैं कि पहली बैठक जो हुई थी संविधान सभा की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और ये कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि निर्णय मुस्लिम मेजोरिटी राज्यों पर लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम प्रेसिडेंट चुना गया था, टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया था हमारी संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और वे जो थे वो क्विट इंडिया मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। परमानेंट जो चेयरमैन है ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, इनको बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष BR अम्बेडकर को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि संविधान बनने में कितने समय लगे? तो ये लगे थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये टोटल टाइम लगा था संविधान बनने में। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पारित किया था हमारी संविधान सभा में। इसमें इंडिपेंडेंट सोवेरियन रिपब्लिक के मूल विचार थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एटली की घोषणा और माउंटबेटन योजना के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। इसको भी हम लोग टाइमलाइन के हिसाब से ही देखेंगे। तो 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने कहा कि जून 1948 से पहले सत्ता भारत को दी जाएगी। तो ये जो क्लीमेंट की जो घोषणा जो थी ये 20 फरवरी 1947 को एटली ने कहा था कि जून 1948 से पहले जो सत्ता का हस्तांतरण जो है, ट्रांसफर जो है, वो भारत को कर दिया जाएगा। इसी के बाद
लॉर्ड वेवल की जगह पे लॉर्ड माउंटबेटन नए वायसराय बने थे और माउंटबेटन ने 22 मार्च 1947 को अंतिम वायसराय के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया था और इनका उद्देश्य था कि भारत को जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता देना। तो माउंटबेटन जो थे ये वायसराय बन के भारत कब आए थे? तो ये 22 मार्च 1947 को ये आए थे और 2 महीने की बातचीत के बाद माउंटबेटन ने कहा कि विभाजन ही एकमात्र रास्ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वीपी मेनन की योजना में पंजाब और बंगाल की असेंबलीज को वोट देना था और विभाजन होने पर इंडिया और पाकिस्तान 2 डोमिनियंस बनेंगे, 2 अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगी, ऐसा प्रावधान वीपी मेनन की जो योजना थी उसके अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता की जो तारीख है वो 15 अगस्त 1947 तय हुई और ब्रिटेन सांप्रदायिक तनाव से बचना चाहता था। ये लास्ट तक उनकी कोशिश रही थी कि सांप्रदायिक तनाव से बचा जाए और जो स्वतंत्रता की तारीख है वो 15 अगस्त 1947 तय हुई। नेहरू और पटेल ने मजबूरी में जो है ये योजना मानी थी और गांधी और आजाद ने इसका लास्ट तक विरोध किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा के कुछ अन्य जो तथ्य हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो संविधान सभा का जो पहला विचार था ये सबसे पहले जो आया था ये 1934 में आया था। स्वराज पार्टी ने इस विचार को रखा था और कांग्रेस ने 1936 में इसका समर्थन किया था। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि संविधान सभा का पहला विचार जो था ये किस पार्टी ने रखा था, तो स्वराज पार्टी ने रखा था। और कब रखा गया था सबसे पहले ये विचार? तो 1934 में रखा गया था। और कांग्रेस ने कब इसका समर्थन किया था संविधान सभा के विचार का? तो ये इसको कांग्रेस ने समर्थन किया था 1936 में। जीवी मावलंकर ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा में स्पीकर का पदभार संभाला था और ये लोकसभा के स्वतंत्र भारत के लोकसभा के प्रथम स्पीकर ये बने थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 1946 के चुनाव के बाद बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी और जो इसके पीएम थे वो एच.एस. सोहरावर्दी, इनको यहाँ का पीएम बनाया गया था बंगाल का 1946 के चुनाव के बाद, जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।